अगर उनका स्वास्थ्य इतना खराब होता है कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना था, तो वो दिन भर कैसे सदन में बैठे रहते। धनखड़ जी सही कह रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शायद जो रीढ़ है, स्पाइन है, वो कुछ खड़ा होना चाहती है जो अभी तक लचीली है। पंडित हरिवंश चतुर्वेदी को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हो, जिससे कि ब्राह्मण वर्ग साधा जा सके, क्योंकि ये देश एक घटिया संविधान विरोधी और आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले उपराष्ट्रपति के रूप में उनको जानेगा। इसलिए जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की चिंता नहीं है, जिसको अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, एक ऐसे उपराष्ट्रपति से हम कोई नैतिकता की उम्मीद करें या आहत होने की उम्मीद करें, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। ये एक राजनीतिक कदम होगा बीजेपी का, और इसके पीछे उनकी कोई सियासी चाल छुपी होगी। धनखड़ जी ने इस संविधान के लिए, इस राज्यसभा के लिए और देश के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिनसे उनके प्रति किसी किस्म की सहानुभूति रखी जाए। तो मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ कि कोई इससे बेहतर उपराष्ट्रपति आएगा। ये जान के चले कि आरएसएस जिसको बिठाएगी वो इससे भी बदतर होगा। कांग्रेस ने अपनी तरफ से क्यों कहा कि उनका रेजिग्नेशन देश का नुकसान है? ये पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो राजनीतिक लड़ाई चलती है, ये पोस्चरिंग है, बस जस्ट अ पोस्चरिंग। याद करिए कि यही विपक्ष के लोग थे जिन्होंने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। चीज हवा में उड़ रही है, वो ये कि सरकार इनका इम्पीचमेंट करने वाली थी। कोई इम्पीचमेंट नहीं करने वाली थी। उपराष्ट्रपति का पद खाली करवा लिया गया। ऐसा हो गया जैसे सरकारी रोडवेज बस की जो है सीट हो गई, इनसे खाली करवा लिया गया। आप देखिए ना कि पूरे जो अपॉइंटमेंट हुए हैं पिछले 10 सालों में, उनकी क्या हैसियत, किसी की कोई हैसियत हो तो बताइए आप, किसी एक आदमी की बताइए आप। किसी एक आदमी ने चू तक किया हो, बोला हो कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एक आदमी है सत्यपाल मलिक जो बोल रहा है, और उसकी भी क्या हालत कर दी है। मॉनसून सेशन से पहले देश का पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स था किस बिंदु पे था। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, चाहे जगदीप धनखड़ आए, चाहे जगदीप धनखड़ आए, चाहे फनखड़ आए, जो जिसको आना हुआ है, काम वही करेंगे। हो सकता है उस दिन पूरा करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने ही नहीं दिया जाता, टाइम ही नहीं दिया जाता है उसको। इस सरकार की यूएसपी है कि हम एथिक्स को तोड़ेंगे, तो आप क्या कर लोगे? वो आप बोल के भी क्या कर लोगे? आपने बोल दिया, बोल देंगे, ये रिकॉर्ड में ही नहीं जाएगा, फिर क्या कर लोगे? जब आपको लगेगा जनसंघ खराब हो गया तो जनता पार्टी बना लेंगे, जनता पार्टी खराब हो गई तो भारतीय जनता पार्टी बना लेंगे, उसमें गांधी को, सेकुलरिज्म को और समाजवाद को अपने संविधान में जोड़ लेंगे। फिर उनका फ्रिंज एलिमेंट जो है वो बोलेगा इसको हटाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान से उसको नहीं हटाएगी। तो जो मुझे समझ में आए वो ये है कि लोगों के अंदर काफी हद तक इस चीज को लेकर के फ्रस्ट्रेशन है। वो अपने मताधिकार को खोने से डर रहे हैं। उनको लगता है ऐसा कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, जिसके तहत उनके सामने इस तरीके से 11th आवर में 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले ये एसआईआर शुरू किया गया। उसके की एक तरीके की साइलेंट एनआरकी चल रही है, जिसकी वजह से हम लोगों के मताधिकार ही नहीं, नागरिक होने का अधिकार भी छीना जाएगा आगे चलकर, कि ये उनके अंदर डर है। लगभग 10,000 शादियां हर साल नेपाल और भारत के बीच में मधेसियों में होती है। ये सब लोग बीजेपी के अच्छे वोटर कहलाते थे, क्योंकि ये लोग उस तरफ भी हिंदू राष्ट्र के समर्थक लोग कहलाते थे। लेकिन अब इनके यहाँ जो संकट हो गया कि जो दुल्हने नेपाल से उनके आई हैं, उनका मतदाता सूची से नाम कटना लगभग तय हो चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ जो नियम है वो ये है कि विदेश की जो बहू है वो यदि उसको कम से कम 7 साल का यहाँ पे निवास होना जरूरी, उसके बाद में वो यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि पटना वगैरह के इलाके में जो कि शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे बहुत सारी जगहों पर आधार कार्ड को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सीमांचल का इलाका है वहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो घुसपैठियां हैं या नहीं, ये जांच का विषय है, और अगर है तो इन्हीं की जिम्मेदारी है। 20 साल से तो वहाँ एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, साल से अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, जो इतिहास के सबसे सक्षम गृह मंत्री हैं, सबसे महान आदमी, नॉन बायोलॉजिकल आदमी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर घुसपैठी आए भी, यहाँ के नागरिक बने भी, तो जिम्मेदारी तो आप ही की है ना। कि जो वहाँ विपक्ष का कैडर है वो मदद कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का ठीक ठाक कैडर है वहाँ, उनकी भी सरकारें रही, उनके पास धन बल सब कुछ है, तो क्या वो मदद कर रहे हैं? आरजेडी ने एक कैंपेन ही शुरू किया जिसका नाम है मतदाता बचाओ अभियान। इन लोगों को लग रहा है कि हमारे जो वोटर्स हैं वो हमारे बाहर चले जाएंगे। कांग्रेस ने भी जगह जगह पे कैंप्स लगाए हैं। 2014 से 2025 के बीच में ईडी ने लगभग 5200 केस रजिस्टर्ड किए थे पीएमएलए के, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 में कन्विक्शन हुआ, मतलब 0.7%। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये बात सही है कि राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं ईडी वाले। चेन्नई हाई कोर्ट ने भी ईडी के एक मामले में यही बोला कि ये इन सब जगह मामलों में आप जो दखल कर रहे हैं ये आपका जुरिडिक्शन एरिया में ही नहीं आता है, कि पुलिस ने जांच के मिनिमम एथिक्स को इस्तेमाल नहीं किया। हमारे यहाँ बम के और आतंकवाद के 2 रंग हैं। यदि मुसलमान पकड़ा जाएगा तो 19 साल वो जेल में रहेगा, उसकी जमानत नहीं होगी। लेकिन मालेगांव बम धमाके में जो लोग पकड़े जाएंगे उसमें से एक सांसद बन जाता है, एक कर्नल श्री प्रकाश पुरोहित हैं, वो जमानत पाते हैं और फिर से फौज की नौकरी में आ जाते हैं। एक दयानंद पांडे और सुधाकर द्विवेदी हैं,
वो अब श्रीनगर कश्मीर की पीठ के शंकराचार्य बन जाते हैं। नहीं, ईडी वाले मामले में जिन 5200 मामलों को दर्ज किया गया था उसमें से सिर्फ 46 को एंटरटेन ही किया है कोर्ट ने, 46 कुल बाकी को एंटरटेन ही नहीं किया कोर्ट ने। सोचिए कितना हैरेसमेंट कर रहे होंगे अचानक किसी की रीढ़ जो है खड़े होने लगती है तो फिर वो बीमार होने के कारण इस्तीफा देने लगता है। दैनिक जागरण में क्या लिखा है? मुंबई ट्रेन धमाकों में 187 लोगों को मौत की नींद सुला देने वाले सभी 12 दोषी हो गए। सभी 12 दोषियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। ऐसा लग रहा है कि हाईकोर्ट जो है कितने खिलाफ जा रहा है, कानून के ही खिलाफ जा रहा है। अरे जैसे उन्होंने अपील किया तो वो अभियुक्त हो गए ना। दैनिक जागरण है ये मत भूलिए, दैनिक जागरण है। और मैं तो चूंकि टीवी देखता नहीं हूँ, न्यूज चैनल्स पे क्या चलाते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, रूबी कालियाकर, चित्रा त्रिपाठी और इन सारे लोगों ने भी ऐसे ही कुछ हेडलाइन चलाई होंगी या इसी लाइन पे कोई डिबेट की होगी। वो जो छोटा पटाखा है वो उमेश देवगुन, ये हेडिंग गैर कानूनी है। यदि कोई आदमी इस पर कंटेम्प्ट कर देगा तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे उसमें। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। स्वागत है पंकज जी आपका। अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है कि विश्व दीपक हमारे साथ जुड़े। पंकज जी, कल रात में मैंने सोशल मीडिया में ही देख लिया था, आपने भी देखा होगा, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जबकि वो दिन भर सभी ने देखा कि अगर उनका स्वास्थ्य इतना खराब होता है कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना था, तो वो दिन भर कैसे सदन में बैठे रहते। खैर जो भी हो, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। इसको लेकर के अलग अलग किस्म की थ्योरीज चल रही हैं। एक अजीब सी थ्योरी ये भी है जिसमें कह रहे हैं कि मतलब जो केंद्र सरकार उनका इम्पीचमेंट करने वाली थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के बीच में जो जिस किस्म का घालमेल हो रहा था और जिस किस्म के सवाल उठ रहे थे उसको लेकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तमाम किस्म की बातें चल रही हैं, लेकिन अखबारों के पीछे क्या है ये नहीं पता चल पा रहा है पंकज जी। पर मुझे लगता है कि धनखड़ जी सही कह रहे हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शायद जो रीढ़ है, स्पाइन है, वो कुछ खड़ा होना चाहती जो अभी तक लचीली थी, तो इस स्वास्थ्य की गड़बड़ के कारण भी हो सकता है। दूसरा जो बिहार में बड़ी चर्चा है वो ये है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी थूकती भी है तो चुनाव को लेकर थूकती है, यानी कुछ भी कर्म करेगी चुनाव को लेकर। तो लोगों का कहना है कि बिहार को देखते हुए ऐसा तो नहीं पंडित हरिवंश चतुर्वेदी को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हो, जिससे कि ब्राह्मण वर्ग को कुछ साधा जा सके, समेटा जा सके। बिल्कुल। अब ये बात तो देखो, ये बात तो सही है। जब 4:30 बजे उन्होंने जो पार्लियामेंट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसकी मीटिंग अटेंड की है, उसके अंदर सरकार की ओर से किरण रिजिजू भी नहीं आए और जेपी नड्डा भी नहीं आए। वो एक मसला था। जेपी नड्डा पार्लियामेंट में जो काम उपाध्यक्ष का होता है कि नथिंग गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट द लेक्चर ऑफ सो एंड सो, इनके अलावा किसी का भाषण रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, वो जेपी नड्डा खुद बोल रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि धनखड़ जी हैं, उनका उतना आत्म स्वाभिमान नहीं कि इन सब चीजों से आहत होकर इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ये देश एक घटिया, संविधान विरोधी और आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले उपराष्ट्रपति के रूप में उनको जानेगा। उसके पहले यही वो हरकत बंगाल के गवर्नर के रूप में करते रहे। तो एक जिसको मर्सीलेसली, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की चिंता नहीं है, जिसको अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, एक ऐसे उपराष्ट्रपति से हम कोई नैतिकता की उम्मीद करें या आहत होने की उम्मीद करें, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। ये एक राजनीतिक कदम होगा बीजेपी का, और इसके पीछे उनकी कोई सियासी चाल छुपी होगी। वो कोई ऐसा अचानक इस्तीफा नहीं, वो आपको भाई नाटक करने में तो नरेंद्र मोदी कितना माहिर है, तो ये पूरा नाटक रचना कितनी कोई सामान्य चीज थोड़ी ना है कि उन्होंने पूरा नाटक किया होगा कि लोगों को लगा कि अचानक इस्तीफा दे दिया। तो मैं इनके अचानक वाली थ्योरी में भरोसा नहीं करता हूँ। कुछ ना कुछ इनका राजनीतिक मंतव्य होगा। जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं या हरिवंश को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, इनके राजनीतिक मतलब है। आई एम एब्सोल्युटली मर्सीलेसली फॉर द धनखड़ जी। धनखड़ जी ने इस संविधान के लिए, इस राज्यसभा के लिए और देश के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिनसे उनके प्रति किसी किस्म की सहानुभूति रखी जाए।
मेरा बिल्कुल। ये अपना साफ साफ नजरिया है, क्योंकि जिस हम्म। तरीके की हरकतें उन्होंने पार्लियामेंट में की हैं हम्म। और उनके होते हुए जो कुछ हो गया है वो लोकतंत्रात्मक और संवैधानिक मूल्यों की हत्या थी। तो मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं कि कोई इससे बेहतर उपराष्ट्रपति आएगा। ये जान के चले कि आरएसएस जिसको बिठाएगी वो इससे भी बदतर होगा। विश्व दीपक, आपका स्वागत है। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने समझ ही लिया होगा, धनखड़ साहब की बातचीत चल रही थी जी। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब इतना अगर गड़बड़ है उनमें, मतलब जैसे पंकज जी ने बताया कि उन्होंने मतलब संविधान के खिलाफ काम किया, संसदीय प्रणाली के खिलाफ काम किया और ऐसे काम किए जिससे संसदीय मर्यादाएं टूटती हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब कल उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से क्यों कहा कि उनका रेजिग्नेशन देश का नुकसान हो सकता है? ऐसा कोई खास बात? देखिए ये एक मतलब मनूवरिंग है, इसमें कुछ ज्यादा इससे ज्यादा रीड नहीं करना बस। चाहिए, ठीक है। ये हम्म। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो राजनीतिक लड़ाई चलती है, ये हम्म। पोस्चरिंग है, बस जस्ट अ पोस्चरिंग, ठीक है। हम्म। याद करिए कि यही विपक्ष के लोग थे जिन्होंने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, ठीक है। हम्म। और आज वही हम्म। विपक्ष के लोग इनको बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली धनखड़ इज अ टूल हियर। हाँ, धनखड़ एक हम्म। प्लेग्राउंड है जिसको आधार बना करके कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी जो है हम्म। सत्ताधारी दल को, बीजेपी को, एनडीए को अटैक कर रहे हैं। इसमें कुछ ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए, मनोवरिंग एक पोस्चरिंग है बस। एक ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो है ही। आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, लेकिन जो एक जो चीज हवा में उड़ रही है वो ये कि सरकार इनका इम्पीचमेंट करने वाली थी, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं लगती। आपको लगता है कहीं से? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कोई इम्पीचमेंट नहीं करने वाली थी। जो मेरी समझ कहती है, हो सकता है हम्म। कि मैं गलत हूँ, या चूंकि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, स्पेकुलेशन चल रहे हैं, उस पे नहीं हम्म। जाना चाहिए, उस पे बात करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जो समझदारी मेरी कहती है वो ये है कि जो एक बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, जिसको आप मोदी शाह कह सकते हैं, ठीक है। हम्म। और वो उसकी जो स्कीम है, उसकी जो फ्यूचर प्लानिंग होगी, मॉड ऑफ उसमें अप्रेंडी है। से, यस, उसमें जो है ये धनखड़ का जो पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, ये उनको चाहिए होगी, इसलिए उन्होंने खाली करवा लिया। सिंपल सी बात है। क्या क्योंकि बात है! क्योंकि मतलब उपराष्ट्रपति का पद खाली करवा लिया गया, ऐसा हो गया जैसे सरकारी रोडवेज बस की जो है सीट हो गई, इनसे खाली करवा लिया गया। कैसे हो बिल्कुल गया, सोचिए, बिल्कुल, पता नहीं। आप देखिए ना कि पूरे जो अपॉइंटमेंट हुए हैं पिछले 10 सालों में, उनकी क्या हैसियत है। किसी की कोई हैसियत हो तो बताइए, आप किसी एक आदमी की बताइए। आप किसी एक आदमी ने चू तक किया हो, बोला हो कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एक आदमी है, सत्यपाल मलिक, जो बोल रहा है, और उसकी भी क्या हालत कर दी है। वो भी तब बोला जब वो गवर्नर के पद से हट गया। अगर सत्यपाल मलिक गवर्नर पे रहते हुए बोलता है, देखिए वो सही, वो अन्य लोगों के मुकाबले बहुत ईमानदार है, मैं जानता हूँ पर्सनली उनको, ठीक है। हम्म। और वो उन्होंने मुद्दों पे बात की, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन उनकी इन सारी तमाम बातों का महत्व तब होता है जब वो गवर्नर पद पर रहते हुए बोलते। उन्होंने तब बोला जब वो गवर्नर पद पे नहीं थे। बिल्कुल। उन्होंने तमाम बातें कही, और रिलायंस की बात कही, करप्शन की बात कही, ऑफर की उनको 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़, जितना भी था अमाउंट याद नहीं मुझे, ऑफर किया गया। फिर बाद में वो किसानों के बिल के मुद्दे पे किसानों के साथ आ गए। इन सब बातों में कोई मतलब नहीं। मुझे एक आदमी नहीं दिखता पिछले 10-11 सालों में जिन्होंने सरकार को कायदे से एक मोरल स्टैंड लेकर के प्रोटेस्ट किया हो। बिल्कुल। विश्व दीपक, मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ कि जरा सोच के देखिए कि मतलब ये इस्तीफा एक दिन पहले हो सकता था, 2 दिन पहले हो सकता था। ऐसा लगता है कि जो टॉप पे बैठे लोग, उनको एंटिसिपेशन के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। मतलब एक पूरा दिन गुजर गया, 4 बजे की, अभी पंकज जी बता रहे थे, 4 बजे वाली मीटिंग भी उन्होंने अटेंड कर ली, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की, और इसके बाद इस्तीफा दिया। मतलब और एंटिसिपेशन बढ़ता रहे और ऐसी थ्योरीज बढ़ती रहे, तो मजा आता होगा टॉप लीडरशिप को बीजेपी में। देखिए, आप उनको चाहे आप उनके विरोधी हैं, आइडियोलॉजिकली आप उनके दूसरे कैंप पे हैं, ये एक अलग बात है, एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कई बार कहा था सर, मैं मतलब आपका भी ध्यान गया होगा इस मुद्दे पे, और वो ये है कि कम्युनिकेशन के हर बंदे को, या मीडिया में जो भी बंदा है, उसको बीजेपी का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। ट्रू। उनकी जो कार्य प्रणाली, आप उनसे नफरत, आप उनसे विरोध करें, उनको असहमत हो, उनसे नफरत करें, इट्स वेरी प्रेम सिंपल। करें, वो आपका पर्सनल मसला है। लेकिन एक ऑब्जेक्टिवली मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन के, मीडिया के विद्यार्थी के रूप में हर आदमी को भारतीय जनता पार्टी की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, मोदी शाह की या भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए सरकार की, उसका अध्ययन करना चाहिए। आपको बहुत कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी दुनिया के कम्युनिकेशन। मतलब मार्शल मैक्लुहान भी जो है ना, पगला जाएगा अगर वो आज अगर वो होता ओवरऑल तो।
वो पागल हो जाता मार्टिन मैक्लुहान को देख करके। ठीक बात है। मैं पंकज जी ये कह रहा था कि ओवरऑल मतलब देश के साथ उनको जो करना था ये बात तो मोटे-मोटे तौर पर लगभग सबको पता थी और लगभग उसी दिशा में काम किया गया। अब उनकी क्या कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैं एक सवाल आपसे दूसरा ये समझना चाह रहा हूँ कि लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो बार-बार एक ही बात कहते हैं। हाँ, हाँ विश्वदीप। आपने आपने जो कहा ना उसमें एक लाइन में जोड़ना भूल गया जिससे ये बात कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं हो पाई। वो ये है कि हुँ, अभी तक का डिस्कशन क्या था, आपका पॉलिटिकल डिस्कशन क्या था कल तक का? मॉनसून सेशन से पहले देश का पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स था वो किस बिंदु पे था वो था ये एसआईआर पहलगाम। पर। नहीं, एसआईआर पर था वो। ओके। एसआईआर सिंदूर पर था, पहलगाम वगैरह भी मुद्दे पे थे, सिंदूर सिंदूर भी था। आज क्या हो गया वो? वॉश जगदीप आउट। जगदीप धनखड़ जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, जो कि बिल्कुल जीरो मतलब की चीज है, कुछ मतलब नहीं उसका। और एक जगदीप धनखड़ आए, जो पंकज जी सही कह रहे थे, चाहे जगदीप धनखड़ आए, चाहे सगदीप धनखड़ आए, चाहे फनखड़ आए, जो जिसको आना हुआ है काम वही करेंगे, हो सकता है उससे भी बुरा करेंगे। लेकिन डिस्कोर्स चेंज हो गया, इसलिए मैं कह रहा था कि कम्युनिकेशन को समझना चाहिए। हाँ पंकज जी, मैं ये कह रहा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बार फिर से बोल रहे हैं कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, जबकि आप अच्छे से जानते होंगे, आप मतलब तमाम सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, अगर वो बोलने के लिए खड़ा भी हो जाए तो और सामने से अगर प्रधानमंत्री भी बोल रहा हो तो प्रधानमंत्री बैठ जाता है। यहाँ पर लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने ही नहीं दिया जाता, टाइम ही नहीं दिया जाता है उसको। आप पंकज किस जी। समय की बात कर रहे हैं? इस सरकार की यूएसपी है कि हम एथिक्स को तोड़ेंगे, तो आप क्या कर लोगे? और राहुल गांधी को ये बार बार रोना बंद कर देना चाहिए, मेरे को बोलने नहीं दिया। अब वो रोतले टाइप लगने लगता है उसके अंदर। वो नई बात बोलो, वहां बोल के भी क्या कर लोगे? आपने बोल दिया, बोल देंगे, ये रिकॉर्ड में ही नहीं जाएगा, फिर क्या कर लोगे? राहुल गांधी को अपनी जो टेल एंड की जो टीम है, जिला ब्लॉक स्तर तक की, उसको इतना मजबूत बनाना चाहिए कि राहुल गांधी जो बात पार्लियामेंट में कहना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी चेन के थ्रू चली जाए, जो गांधी के पास थी। महात्मा गांधी के पास क्या चेन थी? ना व्हाट्सएप था उनके पास, ना मोबाइल था, ना लैंडलाइन थी, ना अखबार थे, ना टीवी था। तो भी हम्म। कम्युनिकेट कर देते थे वो। ठीक है ना? कांग्रेसी का थोड़ा सा कुर्ते का जो कलफ है वो ढीला पड़ना जरूरी है, क्योंकि हम्म। ये भी एक मुद्दा भड़काने का तरीका होता है। आप मुद्दे को भटका दे रहे हैं। मैं यही बात बोलने जा रहा था विश्व दीपक का कि ये इन लोगों का तरीका यही है। अब आप बताइए ना, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने, जिसने सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी बोला था, वो मुद्दा कहीं रह गया क्या? सुप्रीम कोर्ट की एसटीएफ का क्या हुआ, मालूम पड़ा क्या? ये एक्चुअल क्या है कि ये बहुत जल्दी जल्दी एपिसोड बदल के आपको पुरानी कहानी को भुला के नई कहानी देने की मॉड ऑफ ऑपरेंडी आरएसएस की आज की नहीं है। सन 52 से वो यही कर रहे हैं। जब आपको लगेगा जनसंघ खराब हो गया तो जनता पार्टी बना लेंगे, जनता पार्टी खराब हो गई तो भारतीय जनता पार्टी बना लेंगे, उसमें गांधी को, सेकुलरिज्म को और समाजवाद को अपने संविधान में जोड़ लेंगे। फिर उनका फ्रिंज एलिमेंट जो है वो बोलेगा इसको हटाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान से उसको नहीं हटाएगी। ये सब क्या होता है इनकी? यानी एक है कि आप पीछे की चीज को भूल जाओ। आपको 10 मुद्दे गिना दूं पिछले 6 महीने में जो बड़े मत, आप बताइए कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का क्या हुआ? कोई मुद्दा याद कर रहा है? अब 5 जहाज गिर गए, उस पर कोई चर्चा करेगा? पुंछ और राजौरी में हमारे 22-25 लोग मर गए, उसकी कोई चर्चा आप कर रहा है क्या? आप तो धनखड़ 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 हैं। धनखड़ घर चल, नल पर चल, जल भर, डर मत, झटपट चल। ये हो गया। तो हम दिन भर उसी पे पृष्ठ पेशन करेंगे सब लोग बैठ के, और क्या। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए अब हम लोग दूसरी खबर में आ जाएंगे, बिहार एसआईआर को लेकर के। विश्व दीपक, आप लगभग एक हफ्ते से बिहार में थे और आपने वहां देखा भी होगा कि किस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। और वो जैसे भी चल रहा हो, लेकिन मतदाताओं को लेकर के इसमें क्या है, मतलब चूंकि आपने वहीं पर जाकर के लोगों से बातचीत की है, तो आपको क्या लगता है कि उनको वाकई डर है? लगभग लगभग 3 करोड़ मतदाता हैं जिनको एसआईआर से गुजरना था ईसीआई के मुताबिक। तो मतलब उनके अंदर डर है कि हो सकता है मतदाता सूची में ना हो वो। पहली बात तो हम्म। ये समझना चाहिए कि बिहार जो है बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले पॉलिटिकली काफी अवेयर्ड स्टेट है। वहाँ की जो जनता है वो राजनीतिक गॉसिप भी कह सकते हैं आप, और हलचलों में काफी इन्वॉल्व रहती है। हम्म। तो हम्म। अवेयरनेस भी। बिल्कुल, तो वहाँ के लोगों को
काफी दिलचस्पी है और उन्होंने काफी इसमें बातें की इसको। मैं पटना में था, गया बक्सर और आरा, इन तमाम जगहों पे, दरभंगा, कई सारे इलाकों में मैंने रहा, 7-8 दिन तक रहा मैं। जो अक्रॉस स्टेट या अलग अलग सोसाइटी में जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनके बीच भी गया, जहाँ पे जो डोमिनेंट कास्ट हैं अलग अलग, जिनका जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जिनकी बस्तियां ज्यादा हैं, उन इलाकों में भी गया, ताकि मैं अलग अलग लोगों के, विभिन्न प्रकार के लोगों के मूड को समझ सकूं और अपना ओपिनियन किसी एक उस पर ना बनाऊं। ये मेरी कोशिश थी। तो लेकिन जो मुझे समझ में आया वो ये है कि लोगों के अंदर काफी हद तक इस चीज को लेकर के फ्रस्ट्रेशन है। वो अपने मताधिकार को खोने से डर रहे हैं। उनको लगता है ऐसा कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश है, जिसके तहत उनके उनके सामने इस तरीके से 11th आवर में 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले ये SIR शुरू किया गया। इसके पीछे वो बीजेपी की कोई एक जो नेफेरियस डिजाइन है ना, उसको वो देखते तो हैं, लेकिन वो इसको लेकर के सड़क पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे या एक बड़ा ये बर्निंग इशू बनेगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मुझे इसके पीछे कारण दिखाई पड़ता है कि वहां के लोग इतने ज्यादा त्रस्त हैं, परेशान हैं और संसाधनहीन है, और दशकों से वो जिस व्यवस्था को झेल रहे हैं, उसने उनको बहुत हद तक एक नियतिवादी बना दिया है, फेटलिस्ट बना दिया है। ठीक है, उनको ये तो लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार है, इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे कोई छिपा हुआ खेल है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी इंडिया ब्लॉक के वोटर्स को बाहर करना चाहती, खास तौर से मुसलमानों को। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि आप इसको लेकर के फिर क्या करेंगे आप, तो वो कहेंगे ठीक है जी, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, कागज बनवा रहे हैं, ये लोग को घूस दे रहे हैं, बार बार ऑफिस में जा रहे हैं, सिफारिश लगवा रहे हैं, अपनी जाति के लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और अपना काम करवा रहे हैं। उनको ये उम्मीद भी है कि हमारा SIR में नाम आखिरकार जुड़ जाएगा। अच्छा, तो ये एक मोटा मोटा सेंटीमेंट हमको यही दिखाई पड़ा। मुसलमानों के बीच में जरूर ये है कि उनको एक लगता है कि एक नागरिकता का मुद्दा है ये, और उनकी नागरिकता छीनी जा रही, केवल वोट का अधिकार नहीं, उनकी नागरिकता पे सवाल के तौर पे वो इसे ले रहे हैं। उन्होंने इसे साइलेंट NRC कहा। कई जगहों पे मैं गया, हाँ, उन्होंने कई जगह इस टर्म का यूज किया कि एक तरीके की ये साइलेंट NRC चल रही है, जिसकी वजह से हम लोगों के मताधिकार ही नहीं, नागरिक होने का अधिकार भी छीना जाएगा आगे चलकर, कि ये उनके अंदर डर है। लेकिन उन्हीं के अंदर भी बहुत सारे ऐसे भी सेक्शन, ऐसे लोग भी हमको दिखाई पड़े, जिनके पास जो अपनी पेपर बनवाने के लिए भाग दौड़ करें, जिनका BLO से परिचय है, जिनका इलेक्शन कमीशन में अपनी पहुंच है, या लोगों को जानते हैं, तो वो जाकर के वहां पर अपना काम करवा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये समय से अगर किया जाता है ये काम, तो मुझे मतलब ये मैं मुसलमानों की ही बात कर रहा हूँ, उसमें से कई लोगों ने मुझे कहा कि अगर ये प्रक्रिया समय से होती, मतलब 4-6 महीने का समय होता है इसको करने में, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से सरकार द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा इसका कम्युनिकेट किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है, कैंपेन किया जाता है, तो इतनी ज्यादा इसको लेकर के कंफ्यूजन, भाग दौड़ और क्योटिक जो सिचुएशन है वो नहीं होती। ये जनरल एक सेंटीमेंट मैंने आपको एक ओवरऑल फीलिंग बताई ग्राउंड की। ठीक बात है। पंकज जी, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एफिडेविट मांगा था, काउंटर एफिडेविट मांगा था इसको लेकर, उन्होंने जमा भी कर दिया है। उसमें उन्होंने यही बताया कि आधार, वोटर ID और राशन कार्ड को हम नहीं मानेंगे, किसी भी हालत में इसको वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए। सबसे अजीब बात यह है कि जो मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं वो ये है कि जो सर्टिफिकेट जो सबसे ज्यादा चल रहा है बिहार में, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल रहा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जब वो तहसीलदार के पास जाते हैं, संबंधित अधिकारी के पास जाते हैं, तो वो आधार दिखाते हैं। सबसे ज्यादा वैलिड डॉक्यूमेंट आधार है, वो आधार के माध्यम से डोमिसाइल निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद डोमिसाइल दिया जा सकता है। अब चूंकि समय कम दिया गया, इसलिए पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या मतलब रहा कि आप आधार नहीं ले रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये नहीं मानेंगे कि सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी इससे। पंकज जी। विश्व दीपक की बात को थोड़ा सा मैं और विस्तार दूंगा। उन्होंने आमतौर पर मुस्लिम मतदाताओं की बात की, लेकिन जो बिहार का भारतीय जनता पार्टी का कट्टर मतदाता है, जिनको मधेशी कहते हैं, जो पूरे सीमांत इलाके में रहते हैं, हमारे 1950 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग से वहां पे रोटी बेटियों का रिश्ता हमारा नेपाल से होता है। लगभग 10,000 शादियां हर साल नेपाल और भारत के बीच में मधेशियों में होती है। ये सब लोग बीजेपी के अच्छे वोटर कहलाते थे, क्योंकि ये लोग उस तरफ भी हिंदू राष्ट्र के समर्थक लोग कहलाते थे। लेकिन अब इनके यहाँ जो संकट हो गया कि जो दुल्हने नेपाल से उनके यहाँ आई हैं,
उनका मतदाता सूची से नाम कटना लगभग तय हो चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ जो नियम है वो ये है कि विदेश की जो बहू है, वो यदि उसको कम से कम 7 साल का यहाँ पे निवास होना ज़रूरी है, उसके बाद में वो यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती है। जबकि उधर आप देखें नेपाल में ऐसा नहीं है, नेपाल में यहाँ की जो लड़कियाँ ब्याह के जाती हैं, ब्याह के अगले दिन ही वहाँ की नागरिक हो जाती हैं। तो इस मसले को लेकर वो ये संख्या लाखों में है, लड़कियों की, जो जिनका मतदाता सूची में नाम अटकना लगभग तय हो चुका है यदि नियमानुसार काम हुआ तो। दूसरा चीज़ है कि चूँकि अ, इलेक्शन कमीशन को अपनी बात पे डटे रहना था और वो चाहती है कि इस बात पे जो गाइडलाइन है या इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट दे, इसलिए उसने ये चीज़ बोली, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बोलती पहले आपने ऐसा क्यों लिखा? ठीक है? तो अब आप बताइए ना कि आपके पास में किसी व्यक्ति के भारतीय निवासी होने का जो मतदाता कौन है? मतदाता का बेसिक है कि वो भारत का निवासी हो, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, वो उस जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका निवासी हो। तो इन्हीं 3 चीज़ के ऊपर तो आप मतदाता सूची में रजिस्टर्ड करते हैं। तो आप ऐसा कैसे कैसे कह सकते हैं कि हम नागरिकता की जाँच इसमें नहीं कर रहे हैं? कितने 100 करोड़ रुपए खर्च करके असम में पूरी प्रक्रिया हुई थी, जिसके अंदर 22-25 लाख लोग डी वोटर हो गए थे। उसके बाद में फिर वो विदेशी ट्रिब्यूनल में गए, उसमें से कितने लोगों को आपने बाहर निकाला अभी तक? एक्चुअल क्या है कि जल्दबाजी में लिया गया, बगैर सोचे समझे का जो निर्णय है। अब मैं अशोक लवासा जी, कुरैशी जी और ओपी रावत जी, 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के लेख इस बारे में पढ़ चुका हूँ। वो सभी कह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है पूरे देश में पुनरीक्षण हो, ढंग से हो, कड़ाई से हो, लेकिन उसके लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, जिसके उद्देश्य वास्तव में मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने के अलावा बहुत कुछ है। ये लगभग तीनों के लेख में कॉमन चीज़ है। ठीक है? बिल्कुल। तो अब स्थिति यही है कि चुनाव आयोग अपनी चमड़ी बचाना चाहता है, तो उम्मीद करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ही सब कुछ गाइडलाइन लेगा। इस पूरे प्रकरण में जो मेरी जितना मैं उसको देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझको यही समझ में आ रही है। हाँ, बिल्कुल, उसमें सिटीजनशिप पंकज जी जो कह रहे हैं ना, हाँ, हाँ, जी, हाँ। उसमें मैं हाँ। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मैं गया भी था उन इलाकों में और ये ऐड करना मैं भूल गया कि जो नेपाल से हुँ, आए हुए जो बहुएं हैं जिनके यहाँ शादियां हुई हैं, उन सबका हुँ, ये डिसएनफ्रेंचाइज होने के कगार पर है और ये बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर से सीमांचल इलाके में। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये एक्सरसाइज भले ही पूरे राज्य में की गई, लेकिन हुँ, इसका हुँ, जो टारगेट एरिया था वो था सीमांचल। सीमांचल सीमांचल मतलब कि जहां पे मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन काफी जी। ज्यादा है, काफी ज्यादा घनत्व है। और हुँ, बीजेपी हुँ, यही आर्ग्यूमेंट दे रही है कि जो वो नागरिकता की जो बात आ रही है वो यहीं पे आ रही है, इसी बिंदु पर आ रही है कि जो सीमांचल का इलाका है वहां पर घुसपैठ बहुत ज्यादा है, वहां पे मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है, डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। ये इनका लॉजिक है। इसी हुँ, बात हुँ, को रोकने के लिए वास्तव में ये लोग एसआईआर लेकर के आए। अब चूंकि एसआईआर तो ये एक इलाके में कर नहीं सकते, वो पूरे स्टेट में करना होगा। तो आप इसीलिए आपने पढ़ा होगा ऐसी चीजें, मैं खुद देख करके आया हूँ कि पटना वगैरह के इलाके में जो कि हुँ, शहरी क्षेत्र हैं, वहां पे बहुत सारी जगहों पर आधार कार्ड को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सीमांचल का इलाका है वहां पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उनका जो हुँ, टारगेट एरिया है वो दरभंगा है, मधुबनी है, किशनगंज है, उन इलाकों में किशनगंज, हाँ, पूर्णिया, पूर्णिया है, सीतामढ़ी, ये पूरा सीतामढ़ी, वो उन इलाकों के लिए, वो सीमांचल के लिए जो है ये एक्सरसाइज लाई गई थी और जिसका मकसद था मुसलमानों को, जिनको वो अवैध घुसपैठिया कहते हैं, वो घुसपैठिया हुँ, है या नहीं ये जांच का विषय है, और अगर है तो इन्हीं की जिम्मेदारी है। 20 साल से तो वहां एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, साल से अमित हुँ, शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, जो इस इतिहास के सबसे सक्षम गृह मंत्री हैं, सबसे महान आदमी, नॉन बायोलॉजिकल आदमी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है। तो हुँ, अगर घुसपैठिए आए भी, यहाँ के नागरिक बने भी, तो जिम्मेदारी तो हुँ। आप ही की है ना। लेकिन हाँ, इनका टारगेट एरिया सीमांचल था, ये बात समझनी चाहिए, और उसमें ही काफी हद तक कामयाब हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। अलग-अलग लोगों को क्षेत्र हैं, जिस अलग-अलग डॉक्यूमेंट हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना भूल गया, वो ये कि आपने ये तो बताया कि वहाँ के लोग कितना परेशान हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हताश हैं और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ विपक्ष का कैडर है, वो मदद कर रहा है? चूँकि विपक्ष का ठीक-ठाक कैडर है वहाँ, उनकी भी सरकारें रहीं, उनके पास धन, बल सब कुछ है, तो क्या वो मदद कर रहे हैं?
देखिए, शुरुआत में तो विपक्ष ने इसको सुप्रीम कोर्ट या फिलोसफी के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन से मिल करके और वो मेमोरेंडम में करके इसको टैकल करने की कोशिश की। लेकिन पिछले 10 दिन से समझिए कि लास्ट वीक में जब मैं आरजेडी के ऑफिस भी गया था, उनके लोगों से भी बात हुई, कांग्रेस के लोगों से भी बात हुई। वो लोग बाकायदा जमीन पे ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल कैंप्स लगा रहे हैं। आरजेडी ने एक कैंपेन ही शुरू किया जिसका नाम है मतदाता बचाओ अभियान। इन लोगों को लग रहा है कि हमारे जो वोटर्स हैं वो हमारे बाहर चले जाएंगे। कांग्रेस ने भी जगह जगह पे कैंप्स लगाए हैं। उस कैंप में क्या करते हैं कि 3-4 लोगों को 5 लोगों को बैठाते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपेक्षाकृत यंग लोग हैं। उनको कुछ वो दिन भर का कुछ देते हैं, उनको कुछ खाने पीने का। वहां पे वो लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल रख करके अब बैठे हैं और जिनका ऑफलाइन हो सकता है उनको ऑफलाइन, जिनका ऑनलाइन हो सकता है उनको ऑनलाइन। एक मैसिव कैंपेनिंग कर रही है वहां पे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के लोग। इन लोगों ने बूथ लेवल पे भी, जैसे आरजेडी ने क्या किया, उनका बहुत अच्छा सिस्टम है, जो कि बड़ी स्ट्रांग काडर है उनकी। वो जिला लेवल पे उन्होंने संयोजक बना दिए हैं। फिर उस संयोजक के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे मान लीजिए कि एक जिले में 2-3 विधानसभाएं हैं, तो हर विधानसभा में 2-3 संयोजक है। उन संयोजकों की सहायता के लिए 2-2, 3-3 असिस्टेंट है। फिर बूथ लेवल पे उन्होंने लोगों को लगा दिया है, फोन कर करके लोग कह रहे हैं। मतलब बेसिकली अपोजिशन पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे ओके, वोटर्स छटने ना पाए। ठीक अच्छी बात है। तो कैंपेनिंग है इन लोगों की जमीन पर। ये तो ठीक है कि कम से कम विपक्ष कोशिश कर रहा है। पंकज जी, एक और खबर है, सुप्रीम कोर्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को फटकार लगाते हुए कहा कि आप जो है राजनीतिक रूप से इस्तेमाल ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होंगे तो आपकी इंटेग्रिटी खत्म हो जाएगी। एक जगह मैं एक आंकड़ा देख रहा था ईडी का, अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि 2014 से 2025 के बीच में ईडी ने लगभग 5200 केस रजिस्टर्ड किए थे पीएमएलए के थ्रू, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 में कन्विक्शन हुआ, मतलब 0.7%। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये बात सही है कि राजनीतिक रूप से ही इस्तेमाल हो रहे हैं ये ईडी वाले, पंकज जी। हाँ, कल चीफ जस्टिस साहब ने बहुत कड़े शब्दों में बोला कि हमसे ज्यादा ना बुलवाओ। उन्होंने इवन एएसजी राजू को बोला कि आपका धन्यवाद है कि आपने ईडी के लिए बहुत कड़े शब्द का इस्तेमाल करने से मुझे रोक लिया। ईडी के बारे में, पीएमएल के आय से अधिक संपत्ति के मामले में, धन शोधन के मामले में कई बार सुप्रीम कोर्ट में बात आ चुकी कि इसके अंदर ईडी की लिमिट क्या है। कल भी एक केस में ईडी को बोला गया कि ये आपकी जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आता नहीं है। लेकिन चूंकि क्या है कि ईडी को उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ का उस समय घोड़ा चलता था। ये अश्वमेध यज्ञ नहीं है, ये सांडमेघ यज्ञ है, तो उसको सांड के रूप में छोड़ रखा है। तो उसको कहीं ना कहीं तो नियंत्रित होना ही है। इसमें जो 5 दिन पहले चेन्नई हाई कोर्ट ने भी ईडी के एक मामले में यही बोला कि ये इन सब जगह मामलों में आप जो दखल कर रहे हैं, ये आपका जुरिडिक्शन एरिया में ही नहीं आता है। तो ईडी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक जो अनुषंगीय संगठन जो कहते हैं उसके रूप में इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि इस देश में हम न्याय की उम्मीद जिनसे कर रहे हैं, वो न्याय की उम्मीदें क्या है? बताइए, 2006 में एक अंतरराष्ट्रीय लंदन मेट्रो सिटी का एक बम धमाका होता है इतना बड़ा, जिसके अंदर 178 लोग मारे जाते हैं, कई सौ लोग घायल होते हैं। उसमें हम्म। पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। 19 हम्म। साल वो लोग जेल में रहे। उनको सितंबर 2015 में 5 लोगों को फांसी और 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा स्पेशल कोर्ट सुना देती है। और जब मामला हम्म। हाईकोर्ट की बेंच पर जाता है, और सबसे बड़ी चीज है कि उसमें अभियुक्तों की ओर से जो वकील थे, वो नित्या रामाकृष्णन सरी के वो लोगों के अलावा जो हेड कर रहे थे, वो ओडिशा हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जस्टिस मुरलीधर थे। और जब उन्होंने उस केस को देखना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि पुलिस ने जांच के मिनिमम एथिक्स को इस्तेमाल नहीं किया है। यानी उसमें जो मीडिया ट्रायल में उन्होंने स्पेशली मीडिया ट्रायल की, कैसे आपने मीडिया में सब कुछ दिखा दिया, आपने कैसे लोगों की पहले मीडिया में दिखा दिया, उसके बाद में उनकी पहचान की आप जो होते हैं पहचान परेड करा रहे हैं। किस प्रकार से आपने जो जब्तियां हुई हैं, जब्ती की डेमोग्राफी के लिए आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं किया। एक गवाह भी ऐसा नहीं मिला जो बताए। अब आप 19 साल बाद वो लोग बाइज्जत बरी हुए। अब अकेले मसला ये नहीं है, जो जो राजनीतिक धमाके इस देश में हुए, जिनसे जिसने इस देश की राजनीति को और सरकार को बदनाम किया, उसके अंदर अकेले बम्बई वाला बम धमाका नहीं था, उसमें विलासराव देशमुख
चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। आप याद करें अक्षरधाम के हमले में, अक्षरधाम के हमले के अभियुक्तों के साथ भी हुआ कि उनको अपर कोर्ट ने केवल इसीलिए बरी किया क्योंकि वो जो थी जांच एजेंसी की, जो एटीएस की जो जांच थी, वो भरोसेमंद थी। जयपुर बम धमाके में जिसमें 4 लोगों को सजा हुई थी, उस मामले में भी ये हुआ कि हाई कोर्ट ने अंत में बोला कि इसकी जांच इतनी लचर है कि आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो हम 18 साल, 20 साल, 25 साल लोगों को जेल में डाल देते हैं, लेकिन ठीक उसके विपरीत हमारे यहाँ बम के और आतंकवाद के 2 रंग हैं। यदि मुसलमान पकड़ा जाएगा तो 19 साल वो जेल में रहेगा, उसकी जमानत नहीं होगी। लेकिन मालेगांव बम धमाके में जो लोग पकड़े जाएंगे, उसमें से एक सांसद बन जाता है, एक कर्नल श्री प्रकाश पुरोहित हैं, वो जमानत पाते हैं और फिर से फौज की नौकरी में आ जाते हैं। एक दयानंद पांडे और सुधाकर द्विवेदी हैं, वो श्रीनगर कश्मीर की पीठ के शंकराचार्य बन जाते हैं और सबको जमानत हो जाती है। और उस केस का फैसला क्यों इतना कंट्रोवर्शियल हो रहा है कि उसका अप्रैल में फैसला होना था, अप्रैल के बाद उसकी तारीख मई फर्स्ट वीक बढ़ा दी, फिर मई के बाद थर्ड वीक बढ़ा दी, उसके बाद जुलाई फर्स्ट वीक बढ़ा दी, अब 31 जुलाई तारीख है। तो हमारे यहाँ आतंकवाद के प्रति हम लोग गंभीर नहीं है। आतंकवाद होता है, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर पे आरोप हो, चाहे इलियास पे आरोप। बिल्कुल मैं सही आरोप बात इसलिए है। कह रहा हूं कि अभी तक अदालत को लेकिन ये सामने है, 19 साल वो लोग बगैर जमानत के, बगैर किसी छूट के जेल में रहे। हम्म। और प्रज्ञा ठाकुर से लेकर पूरे लोग हैं, उन्होंने जीवन के सभी सुख, ओहदे, पद सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। तो हम हमारे यहाँ जो कानून है, कानून उस ताकत से लोगों में ठीक यही मसले हैं। हम लोग ओवरऑल हमारे देश में जो कन्विक्शन का रेट है 48% है। 52% लोग मामलों में लोग छूट ही रहे हैं। वो जांच एजेंसी की कमी है या इंटेंशनली निर्दोष लोगों को फंसाए जाने की कमी है। नहीं, ईडी वाले मामले में पंकज जी, जिन 5200 मामलों को दर्ज किया गया था, उसमें से सिर्फ 47 को ही, सिर्फ 46 को ही एंटरटेन ही किया है कोर्ट ने कुल। सिर्फ 46 को किया। बाकी को एंटरटेन ही नहीं किया कोर्ट ने। सोचिए कितना हैरेसमेंट कर रहे होंगे। दूसरी बात, आपने अभी ये नहीं, बताया ना कि ये लोग आरोपी हैं। एक और केस में कल कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग राजनीति फील्ड में जाकर करो, राजनीति का इस्तेमाल यहाँ अदालत में मत करो। लेकिन वो था कि हम्म। कभी कभार जज साहब की आत्मा जाग जाती है। जज साहब की आत्मा विजय शाह के केस में क्यों नहीं जाग रही अभी तक? अब किसी की आत्मा कब जागेगी कैसे पता चलेगा पंकज जी? नहीं नहीं, वो लोग तो आत्मा तो तब जागती है ना जब मैंने पिछले शो में आपको बताया था कि निजामुद्दीन थाने के एसएचओ की आत्मा अचानक जागी। जब तक वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सेवा करते रहे, उसका जिम का कार्ड बनवाते रहे, उसके घर फूल माला लाते रहे, उसके घर में शादी की तैयारी करवाते रहे सिपाहियों को बेच के, लेकिन अचानक आत्मा जाग गई कि कोई 14 मामलों की जमानत में धंधा हो गया। तो ये जस्टिस वर्मा से लेकर और आप जेएमएफसी पंकज से लेकर अब आप सब ऊपर देखो तो बड़ी तरलता है, बड़ी लिक्विडिटी तरह। है बिल्कुल। है ना? एक चीज वही है कि अचानक किसी की रीढ़ जो होती है खड़े होने लगती है, तो फिर वो बीमार होने के कारण इस्तीफा देने लगता है। एक चीज और है विश्व दीपक, मैं आपसे मतलब पूछना चाहूंगा इस बारे में। वो ये है कि अभी पंकज जी कह रहे थे कि वो लोग आरोपी हैं और अपराधी नहीं हैं, पर आप देखिए, आपके ही कोई कलीग होंगे, मतलब कम से कम पेशे से तो कलीग होंगे। दैनिक जागरण में क्या लिखा है? मुंबई ट्रेन धमाकों में 187 लोगों को मौत की नींद सुला देने वाले सभी 12 दोषी 12 दोषी हो गए। सभी 12 दोषियों को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट जो है कितने खिलाफ जा रहा है, कानून के ही खिलाफ जा रहा है। अरे जैसे उन्होंने अपील किया तो वो अभियुक्त हो गए ना, आरोपी हो गए वो। दैनिक जागरण है ये मत भूलिए, दैनिक जागरण है। और मैं तो चूंकि टीवी देखता नहीं हूँ, न्यूज चैनल्स पे क्या चलाते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी और इन सारे लोगों ने भी ऐसे ही कुछ हेडलाइन चलाई होंगी या इसी लाइन पे कोई डिबेट की होगी। वो जो छोटा पटाखा है वो मुनीष अमीश देवगुन, ये तमाम लोग, तो ये है ही, मतलब इसमें अब क्या ही कहा जाए, मतलब कोई इस देश में ये नैतिकता का गैरकानूनी है, बिल्कुल जो ये हेडिंग नैतिकता गैरकानूनी और है। यदि गैर यदि बिल्कुल कानूनी। कोई आदमी इस पर कंटेम्प्ट कर देगा
तो इनको बिल्कुल लेने फाइल के करना देने चाहिए। पड़ जाएंगे उसमें, दैनिक बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए इनको दैनिक जागरण को, और किसी को कर मतलब क्योंकि उन्होंने, असल क्या है कि वो पूरी मैटर पढ़ो तो उन्होंने बड़ा ट्रिकी तरीके से इसको लिखा है, क्योंकि सितंबर 2015 में ये सब लोग दोषी ठहराए गए थे कोर्ट के द्वारा, ठहराए गए थे बिल्कुल। ठीक है ना। नहीं। तो वो उसकी उनके पास आड़ है इस चीज को लेकर, समझ गए। आड़ तो और है, उनको लेकिन जो पंकज जी मैसेज कन्वे करना है, हाँ लेकिन जैसे यही जो आड़ है ना सावरकर के मामले में नहीं आती है। सावरकर के मामले में तो यही हुआ था कि पर्याप्त साक्ष्यों की अनुपस्थिति कारण गांधी की हत्या से उसको मुक्त कर दिया गया था। कपूर हम्म कमीशन की रिपोर्ट तो और कुछ कह रही थी। हम्म तो अदालतों को अपने मसले के लिए इस्तेमाल करना आरएसएस और बीजेपी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। केरल बिल्कुल का जो मंदिर था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने नहीं माना था, हाँ वो बड़ा चर्चित फैसला है, लेकिन बाकी सब जगह कोर्ट की दुहाई देंगे ही। ठीक बात। ठीक है पंकज जी, विश्व दीपक, इस बातचीत को यहीं खत्म किया जाए। ठीक है।